Hello, all. Good morning. Today's topic is multimedia courseware. Courseware. The dictionary definition or dictionary meaning of courseware is it is educational material intended as kit for teachers, trainers, or as tutorials for students, usually packaged from us with a computer. मीन्स कि आपके स्टूडेंट्स को आप कुछ भी मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते हैं इन द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो एक किट बनती है दैट इज़ कोर्सवेयर हेयर. मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द मल्टीमीडिया कोर्सवेयर, तो कोर्सवेयर की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर ये रहेगी. मल्टीमीडिया इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया. और वो जो मीडिया हैं दिस इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा. मीन्स सो मैनी अदर थिंग्स. द अदर वन इज़ कि आप एक टाइम पे मोर देन वन मीडियाज़ को जब साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं तो वो मल्टीमीडिया हो जाता है. और इस मल्टीमीडिया से जब आप एक एजुकेशनल मटेरियल किट फॉर्म में जनरेट करते हैं फॉर योर स्टूडेंट्स, तो वो फिर फुल बनता है मल्टीमीडिया कोर्सवेयर. हेयर आई यूज़ ओनली ऑडियोएबल इशू बट आई यूज़ द कंप्यूटर्स. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. जो ये आप सीरीज़ सुन रहे हैं ये मल्टीमीडिया कोर्स वेयर की एक एक्सटेंशन है. इसके साथ साथ आपको मल्टीमीडिया को क्लासरूम में यूज़ करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए. यदि आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो मल्टीमीडिया से जो आपका डिज़ायरेबल आउटकम है या आपने जो एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा वो अचीव ईजीली हो जाता है. द फर्स्ट वन इज़ सेलेक्ट दोज मल्टीमीडिया कीपिंग इन माइंड द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. कि आप अपने माइंड में क्या सोच के प्रेजेंट कर रहे हैं. मैं इस टाइम पर ये सोच के प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप लोगों को मल्टीमीडिया कोर्सवेयर का मीनिंग क्लियर हो जाए, आप मल्टीमीडिया कोर्सवेयर को खुद जनरेट करने की स्टेज में आ जाए. तो सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आई हैव इन माई माइंड. सो उसी को बेस बना के मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. सेकेंड वन, प्रिपेयरिंग द प्यूपिल्स इन द क्लास फॉर सेलेक्टिंग मीडिया. अब आपको अपने स्टूडेंट्स को भी ये फ्रीडम देना चाहिए कि आपने जब उनको एक किट प्रोवाइड किया है उस किट में से वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के, अपने इंटरेस्ट और अपने एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंगली अपना मीडिया सेलेक्ट कर सकें और उसके लिए उनको आप डेवलप कर दें. ये भी एक आपका हिडन ऑब्जेक्टिव है. थर्ड वन इज़ क्रिएटिंग इन्वायरमेंट इन द क्लास. अब इंडियन ट्रेडिशनल वेज में हम फॉर्मल टीचिंग की बात करते हैं तो एक टीचर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं और आपस में एक इंटरेक्शन होता है. बट नाउ द सिचुएशन इज़ कि आज कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन लंबे समय तक और आगे जा सकता है. ऐसी स्टेज में हम बच्चों को क्या इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं या इस करंट इन्वायरमेंट में हम उन्हें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना सकते हैं. और यदि वो हैं, और मैं ये बात मान के चलता हूँ कि हमारे अधिकतर स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में अलग अलग पार्ट्स पे यूज़ करते हैं, बट थोड़ा सा बस उन्हें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि वो एजुकेशन में भी उसको यूज़ में ला सकें एट्सेट्रा. उसके बाद है issuing instructions to the pupils by the teacher so that they may imitate teachers and may acquire experiences. देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैंने अपने टीचर से सीखा, शायद मुझसे भी कोई सीखेगा. तो मतलब क्या है, ये एक चेन है. आप किसी से सीखते हैं, जो आपसे सीखता है उसको देख के कोई और सीखता है, जिसने सीखा उससे देख के कोई और सीखता है. ये एक चेन मूव करती है. बट ड्यूरिंग दैट टाइम हर बंदा अपनी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली सामने वाले से सीखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्लास में एक टीचर होता है, स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं और इस समय भी मैं एक लेक्चर कॉमनली दे रहा हूँ, बट जिसने भी इसको सुना उसने अपनी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली अपने माइंड को सेट किया.
दैट इज इम्पॉर्टेंट। और यही यदि यूनिफॉर्म वे में हो जाए तो आइडियल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज continuous evaluation of the multimedia influenced by teaching so that continuous feedback is required। और आप अपने मल्टीमीडिया की इफ़ेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए लगातार पूछते रहें ऑडियो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसी प्रेजेंटेशन के बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप उसका अपने मन में ही उत्तर दे सकते हैं। दैट इज़, क्या मेरा ऑडियो ठीक था, क्या वो कंप्लीट था, मेरे वर्ड्स एक दूसरे में मर्ज तो नहीं हो रहे, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं है, एंड सो ऑन। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स जो मल्टीमीडिया के लिए रिक्वायर्ड थे। अब क्योंकि कोर्सवेयर में एजुकेशनल मटेरियल किट की बात होती है तो जनरली इसको दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज़, जो टीचर्स हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल या जो ऑब्जेक्ट्स हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं उनको कलेक्ट करके मटेरियल बनाते हैं। मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वी ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन, और हम लोग किसी भी एक ट्रेनिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज हो सकता है, सेल्फ फाइनेंसिंग एजुकेशन कॉलेज हो सकता है, एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ यदि देखी हो तो क्योंकि हमारी एक गवर्निंग बॉडी होती है एनसीटी, उनके नॉर्म्स में जो भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज होगी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश या जो भी आपने ऑप्ट किया है। साइंसेस के सब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे फिज़िकल साइंस, उसके बाद आपकी जनरल साइंस होती है। आप हायर एजुकेशन के हिसाब से जाएं तो मैथमेटिक्स की बात आप कर सकते हैं। सोशल साइंसेस के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके सामने। तो यदि आपने इंस्टीट्यूशन को ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आपके हर सब्जेक्ट के लिए एक लैब डिफाइंड है, लाइक एसएसटी लैब, मैथमेटिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, होम साइंस लैब आपने जनरली स्कूलों में, कॉलेजेस में सुनी होगी। बट एसएसटी लैब, लैंग्वेज लैब, देन मैथमेटिक्स लैब, ये कुछ नई टर्म्स आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सुनी होगी। तो वहाँ मकसद क्या है उस लैब का? लैब का मकसद यही है कि यू प्रिपेयर द एजुकेशनल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग एड्स। अब वो जो टीचिंग एड्स होती हैं वो मॉडल्स की शेप में हो सकती हैं। जो वो एजुकेशनल मटेरियल का किट है वो 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, D फॉर द डायमेंशन हियर, यानी कि 2 डायमेंशनल मॉडल्स और 3 डायमेंशनल मॉडल्स। जनरली 3 डायमेंशनल मॉडल को वर्किंग मॉडल भी कह देते हैं। चार्ट्स, पिक्चर्स, देन डायग्राम्स, बुक्स की क्लासिफिकेशन, बहुत स्पेसिफिक टाइप की बुक्स बनती हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को हम जनरेट कर सकते हैं जिससे बच्चों को सिमुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। और एक मज़े वाली बात और, ये इस तरह का या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें, जो मटेरियल है वो बाज़ार में बना बनाया भी मिलता है और आप उस मटेरियल को खुद भी बना सकते हैं। यदि सपोज, क्योंकि बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस इंक्लूड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। तो मैथमेटिक्स में जब हमने अपने इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना शुरू किया, मैं अकाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मस्तवाना साहब की बात कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे एक मैथमेटिकल किट बाज़ार से परचेज़ करवाई। और वो किट अपने आप में, जैसे आप लोगों ने यदि क्रिकेट का मैच देखा हो तो उसमें एक क्रिकेट किट होती है और उसमें एक बड़ा सा बैग होता है, उस बैग में जो क्रिकेट खेलने के लिए सामानों की ज़रूरत होती है वो सब चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्ट, जो कंटेंट, जो टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं उन सब के लिए एक एक स्पेसिफिक किट बनाई हुई है। अब वो जो किट है वो सारी की सारी आपको हार्ड फॉर्म या रियल ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में देखने के लिए मिलने वाली। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें आपकी एजुकेशनल मटेरियल किट है। यदि तो आप बाजार से परचेज़ करना चाहते हैं देन गुड, बट एक बात मेरा हमेशा मानना है कि ये टीचर की फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने लिए एजुकेशनल मटेरियल किट खुद बनाए, ना कि वो ऑलरेडी बाज़ार की किटों के ऊपर डिपेंडेंट करे, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली भी होती हैं। तो प्रायोरिटीज दिस। अच्छा, सेकंड क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये तो टीचर ने खुद बनाई या बाज़ार से परचेज़ की, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल मटेरियल किट्स भी होती हैं।
अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपको एक कंप्यूटर बॉक्स हार्डवेयर की फॉर्म में मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक इंटरनेट का कनेक्शन उसमें डाल दोगे और उसकी एसेसरीज को उसके साथ जोड़ दोगे। लाइक आपने स्पीकर लगा लिया, आपने प्रिंटर लगा लिया, आपने अदर जॉयस्टिक लगा ली, या व्हाट्सोएवर इज़ अ रिक्वायरमेंट आपने उसके मुताबिक कर लिया। बट अब इसको एजुकेशनल मटेरियल किट में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए जनरली कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जनरली जो सिस्टम्स में अवेलेबल हैं आजकल और जो जनरली क्लासरूम में डिस्कशन भी होता है, वो ये होता है कि आपको MS ऑफिस के 3 बेसिक फीचर क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड में आप डॉक्यूमेंट्स को डेवलप करते हैं, आप मटेरियल जनरेट करते हैं और आप बच्चों को दे देते हैं। एक्सेल शीट में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए या कोई चार्ट बनाने के लिए, कोई ग्राफ बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में बहुत वैरायटी मिलती है, बहुत वर्सटैलिटी मिलती है, तो आप ये भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गए ओल्ड फैशन। बट आजकल जो नए ट्रेंड चल रहे हैं उसमें से 3 ट्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ गूगल डॉक्यूमेंट। आप एक काम करें, अपने गूगल में जाने के बाद पहले अपने आप को साइन इन करिए। साइन इन करने के बाद जस्ट टाइप गूगल डॉक्यूमेंट्स या गूगल DOC डॉक्स। तो ये एक बिल्कुल नया फीचर है जो वर्ड की तरह ही काम करता है, MS वर्ड की तरह, लेकिन इसमें जो नई चीज़ें हैं वो आप सुन के दंग रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मज़ेदार चीज़ मुझे भी तब पता लगी जब मैंने उसे प्रैक्टिस किया। एंड द थिंग इज़, वर्ड डॉक्यूमेंट को जब आप किसी को सेंड करते हैं तो वो सामने वाला अथॉरिटी उसको कई लोगों को स्प्रेड कर सकता है और उसमें कई चेंजेस कर सकता है। बट आपके यदि वो रिटर्न बैक नहीं देता तो आपको वो पता नहीं लगता। बट गूगल डॉक्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यदि आप किसी से अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो शेयर करते टाइम वो डॉक्यूमेंट आपकी परमिशन के बिना आगे से आगे नहीं जा सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो डॉक्यूमेंट आपकी जो भी आपने कंटेंट दिया है, यदि सामने वाले को आप परमिशन देते हैं तो वो उसको एडिट करेगा या उस पर कमेंट देगा एंड सो ऑन। थर्ड थिंग, आपको उसको कभी भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे पहले क्या होता था कि आपको किसी भी चीज़, खासकर कंप्यूटर में, आपको यदि कोई चीज़ सेव करके रखनी है तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता था हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क के बाद आपकी फ्लॉपीज़ आई, फ्लॉपीज़ के बाद आपकी CDs आई, CDs के बाद आपकी DVDs आई, DVDs के बाद आपकी चिप्स आई, चिप्स के बाद उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ, पेन ड्राइव्स को आप लोग चिप ही कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि वो उसका थोड़ा लार्जर स्पेस के साथ अवेलेबल होता है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। आफ्टर दैन तो आज का लेटेस्ट ट्रेंड है, उसमें यह है कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप क्लाउड का यूज़ करिए, आप गूगल ड्राइव का यूज़ करिए। ड्राइव की भी एक लिमिट है कि आप ड्राइव में एक पर्टिकुलर स्पेस तक, लेकिन आप लोगों के लिए इसकी कोई ख़ास लिमिटेशन के साथ ये बात नहीं की जा सकती। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत स्पेस होता है इसमें जिसका आप भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ये भी थोड़ा पड़े तो आप क्लाउडिंग पे जा सकते हैं, गूगल क्लाउडिंग। आप कभी इंटरनेट पे गूगल क्लाउडिंग लिखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सुनने के लिए मिलेगा। द सेकेंड फीचर इज़ गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स मीन्स कि आप बच्चों को, जैसे मैं आज की तारीख में ये सीरीज़ बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मेरा मकसद सिर्फ यहीं तक नहीं है। मैंने अभी आपको शायद पीछे भी देखा होगा कि इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रिंसिपल्स। यदि मैंने जो 5 प्रिंसिपल आपसे डिस्कस किए थे उसमें फीडबैक के साथ इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोबारा सुनिएगा उसे। तो उसमें अब आप रिस्पॉन्स कैसे लेंगे बच्चों का? आप बच्चों को रिटन टेस्ट देंगे, बच्चे टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट लिख के वो आपको अटैच करके वापस भेजेंगे। तो इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसीजर। You just again write Google Forms in Google Taskbar. But again the condition is very simple. पहले आपको गूगल में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आपका रजिस्टर होने के बाद अकाउंट ओपन होगा तो वहाँ से आप सीधे तौर से गूगल फॉर्म्स डाउनलोड करिए। और डाउनलोड भी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी लिंक जनरेट होता है। आप फॉर्म बनाइए, लिंक जनरेट हो जाएगा, वो आपके ड्राइव में या आपके क्लाउड में जनरेट ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। आप उसे अपने स्टूडेंट्स में सर्कुलेट करिए और बच्चे जो भी रिस्पॉन्स करेंगे वो सीधा आपके क्लाउड पे चला जाएगा। तो सच काइंड ऑफ ए ग्रेट फैसिलिटी आर देयर जो आपको इवैल्यूएशन करने में हेल्प करती है। इसके साइमल्टेनियसली गूगल क्लासरूम, ये आने वाले टाइम में आप सबकी रिक्वायरमेंट और ज़रूरत बनने वाली है। तो ये भी एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से, जिसकी ट्रेनिंग पहले यदि आपको खुद है,
यानी कि सपोज मुझे खुद है, तभी मैं अपने स्टूडेंट्स को उसके लिए मोटिवेट करूँगा, क्योंकि ये एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जिस चीज़ का ज्ञान मुझे नहीं है या जिसको मैंने प्रयोग नहीं किया, मैं जस्ट आपके सामने यदि उसका नाम लूँगा और आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और मैं वो प्लेटफॉर्म आपको नहीं दूंगा जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते। आज की तारीख में टेलीग्राम एक अपने आप में एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जिसके ऊपर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं। द रीज़न इज़ कि मैंने इसमें रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद अब आप सभी लोग अपने अपने गूगल क्लासरूम अकाउंट्स बनाएं, अपने टीचर्स को कहें कि वो भी बनाएं, शायद उन्होंने बना भी रखे होंगे क्योंकि एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट इट, तो वो आपको हर तरह का मटेरियल उस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सिंपल टॉक अबाउट मल्टीमीडिया कोर्सवेयर, जिसमें हमने बेसिकली कोर्सवेयर की डेफिनेशन सुनी, एंड दैट कोर्सवेयर डेफिनेशन इज अगेन द एजुकेशनल मटेरियल इंटेंडेड एज अ किट for the teachers, trainers, or as a tutorial for the students, usually as a package to use with computer. इसमें computer थोड़ा include होता है. And the multimedia, when more than one media is included for the presentations, और वो medias text form में हो सकते हैं, graphic, audio, video and so on. इसके बाद हमने प्रिंसिपल्स की बात की और 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशन किट्स के पढ़े। और एक बात याद रखिएगा, मैं रिपीटेडली अपनी बात कह रहा हूँ कि एक टीचर के लिए अपनी बात को सिस्टमैटिक तरीके से रखना इम्पॉर्टेंट होता है। उसके लिए वो टेक्नोलॉजी का सहारा ले, बट कभी भी टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, ये एक फैक्ट है और हमें इस फैक्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए। सो होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।